नेशनलिज्म इन इंडिया का आज पार्ट 2 हम लोग करेंगे। पार्ट 2 का फर्स्ट टॉपिक है डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। द नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921। वेरियस सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट ईच विथ इट्स ओन स्पेसिफिक एस्पिरेशंस। इस मूवमेंट में सभी ग्रुप शामिल हुए और सभी का स्टैंड डिफरेंट था। जैसे स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट था, टीचर्स या फिर प्रोफेसर्स, हेडमास्टर्स, जो लोग भी अलग अलग वर्किंग लोग थे, जिसमें लॉयर्स भी थे, उनका भी स्टैंड डिफरेंट था। वैसे ही रूरल प्लेस के किसानों का, लैंडलेस किसानों का स्टैंड डिफरेंट था। तो वैसे ही तालुकदार और जो लैंडलॉर्ड्स थे उनका डिफरेंट स्टैंड था। ऑल ऑफ देम रिस्पॉन्डेड टू द कॉल ऑफ स्वराज बट देयर मीनिंग वॉज डिफरेंट फॉर ऑल। किसान के लिए टैक्स कम देना या टैक्स माफी उनके लिए स्वराज का मीनिंग था। द मूवमेंट इन द टाउन्स में मूवमेंट किस तरह स्टार्ट हुआ और वहां पर लोगों ने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया। इट स्टार्टेड विथ मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स एंड कॉलेजेस। हेडमास्टर्स एंड टीचर्स रिजाइंड। लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस। शहर में मिडिल क्लास फैमिलीज ने सपोर्ट किया इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, और इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में स्टूडेंट्स ने स्कूल जाना छोड़ दिया। जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स थे वो सब कुछ स्कूल जाना उन लोगों ने छोड़ दिया। टीचर्स, हेडमास्टर्स, लॉयर्स ने अपने जॉब से रिजाइन कर दिया। लॉयर्स कोर्ट जाना छोड़ दिया, अपने प्रैक्टिसेस, लीगल प्रैक्टिसेस को छोड़ दिया। द काउंसिल इलेक्शंस वर बॉयकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास। द जस्टिस पार्टी ऑफ नॉन ब्राह्मण्स। मद्रास प्रोविंस को छोड़ के, जहां पर मद्रास में जस्टिस पार्टी नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी, उन लोगों ने काउंसिल इलेक्शंस लड़ना जारी रखा और बाकी सभी जगहों पे काउंसिल इलेक्शंस का बॉयकॉट कर दिया गया। इन लोगों ने इसलिए जारी रखा क्योंकि इनको लगता था कि कांग्रेस ऊंचे जातियों की यानी खासकर ब्राह्मणों की पार्टी है और पहली बार हमें मौका मिला है कि इस तरह के काउंसिल इलेक्शंस में हम पार्टिसिपेट करें और अपने आप को एक लेजिस्लेचर में पहुंचाने का कोशिश करें, जिससे कि हम भी ब्राह्मण्स के साथ उनके साथ इस सिस्टम में खड़े हो सकें। The effect on the economic front were more dramatic. Foreign goods were boycotted, liquor shops picketed, foreign clothes burnt in the huge bonfire. इकोनॉमिक फ्रंट पे कुछ और ड्रामेटिक चीज़ें हुई। ड्रामेटिक इसको नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग ये बोलेंगे कि इकोनॉमिक फ्रंट पे कैसा रिएक्शन था। तो फॉरेन गुड्स, फॉरेन क्लोथ्स, ये सब कुछ जलाया जाने लगा। ह्यूज बॉन फायर करके जलाया जाने लगा। चौक चौराहे पे उसको जमा करके उसका टीला बनाकर उसको जलाया जाने लगा। लीकर शॉप्स को पिकेटेड किया गया। लीकर शॉप्स पे भी शराब बेचने से रोक दिया गया। ड्यू टू इट द इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स halved between 1921 and 1922. Its value dropped from rupees 102 crore to 57 करोड़। बोल रहा है कि इस तरीके से जब फॉरेन गुड्स, फॉरेन क्लोथ्स, इन सभी चीज़ों का बॉयकॉट होने लगा तो उसका डिमांड भी इंडिया में घट गया। 1920, 1921, 1922 के आसपास, यहाँ 1921 एंड 1922, 1921 और 22 के टाइम में क्या हुआ कि फॉरेन गुड्स जो इंपोर्ट होके विदेश से इंडिया आता था उसका वैल्यू ऑलमोस्ट 102 करोड़ होता था, जो उस वक्त 1920, 21, 22 के समय जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ उसकी वजह से उसका वैल्यू घट कर 57 करोड़ हो गया। मतलब कि फॉरेन गुड्स जो बाहर से मंगाया जा रहा था उसकी वैल्यू काफ़ी घट गई, हाफ हो गई। In many places, merchants and traders refused to trade. People started wearing Indian clothes. Production of Indian textile mills and handlooms went up. इसकी वजह से क्या हुआ कि इंडिया के जो ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, उन्होंने भी इस तरह से इससे रिलेटेड फॉरेन गुड्स और क्लोथ से रिलेटेड वस्तुओं का मार्केटिंग करना, उसका बाइंग सेलिंग एक्टिविटी रोक दिया। इससे भी विदेशी प्रोडक्ट्स जो इंपोर्ट होकर इंडिया आ रहे थे उसको लॉस होने लगा। दूसरा अच्छी बात ये हुई कि इंडियन क्लोथ्स बिकने लगे, उसमें खादी बिकने लगा, उसमें इंडिया के सिल्क, इंडिया के कॉटन क्लोथ्स बिकने लगे। इससे क्या हुआ कि इंडिया के अंदर प्रोडक्शन बढ़ गया तो लोगों को रोजगार मिलने लगा। इंडियन कंपनी, इंडियन मालिक, इंडियन लोगों को रोजगार मिलने लगा। मूवमेंट इन द सिटीज ग्रेजुअली स्लो डाउन ऑफ अ वेराइटी ऑफ रीजन्स। शहरी क्षेत्रों में मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चाहे खिलाफत मूवमेंट धीरे धीरे स्लो डाउन होने लगा। स्लो डाउन होने के पीछे रीजन क्या था? खादी वाज एक्सपेंसिव।
खादी के कपड़े उस समय काफ़ी एक्सपेंसिव थे, जो भी फॉरेन गुड्स फॉरेन क्लोथ्स जो थे उससे काफ़ी महंगा खादी का कपड़ा हुआ करता था। अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस वाज नॉट सेटअप, स्कूल से बच्चे जाना छोड़ दिए थे, टीचर्स हेडमास्टर्स प्रोफेसर्स जाना छोड़ दिए थे, तो अब स्कूल में पढ़ाने वाला भी नहीं था, पढ़ने वाले भी नहीं थे, और इन दोनों के लिए कोई अल्टरनेटिव सोर्स अभी तैयार नहीं किया गया था। ना इंडियन स्टाइल के स्कूल्स थे, इंस्टीट्यूशंस था, ना बच्चों के पढ़ने के बारे में कुछ आगे प्लानिंग किया गया था, ना जॉबलेस लोग थे, उनके लिए कोई अर्निंग का कोई दूसरा अल्टरनेटिव सोचा गया था। जॉबलेस पीपल वेल ऑल्सो डोंट हैव अल्टरनेटिव्स, टीचर्स हेडमास्टर्स लॉयर्स। अब ये सब लोग जॉबलेस रहकर या बिना स्कूल कॉलेज गए कितना दिन तक सिस्टम में बाहर रह सकते थे और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट कर सकते थे? 3 महीना 6 महीना, बहुत हो तो 1 साल, लेकिन ये ज़रूरत से ज़्यादा लंबा टाइम खींचने लगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट। और इसके वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे सभी अपने अपने प्लेसेस पे वापस जाकर ज्वाइन करने लगे। इससे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कमजोर होने लगा। रेबेलियन इन द कंट्री साइड, इट मीन्स विलेज साइड में रेबेलियन यानी कि विद्रोह कैसे हुआ, इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे लोगों ने कैसे रिएक्ट किया, लोगों ने कैसे इस चीज को लिया, इसको हम लोग इस रेबेलियन इन द कंट्री साइड यानी विलेज में देखेंगे। द स्ट्रगल ऑफ द पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स वेर डेवलपिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। पीजेंट स्ट्रगल्स और ट्राइबल्स के स्ट्रगल्स भारत में अलग अलग पार्ट्स में डेवलप होने लगे। इन अवध, यूपी में अवध में हम लोग देखेंगे, अवध में इन अवध पीजेंट्स वेर लेड बाय बाबा रामचंद्र, अ सन्यासी हु हैड बीन टू फिजी एज एन इंडेंचर्ड लेबर। अवध में बाबा रामचंद्र एक सन्यासी जो कि फिजी में बहुत पहले लेबरर के काम में कर चुके थे, उन्होंने इस चीज को लीड किया। The movement here was against तालुकदार and landlords who demanded high rents and taxes। ये मूवमेंट अवध का जो किसान आंदोलन हुआ था, ये मूवमेंट वहाँ के तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ था, जिन्होंने हाई टैक्सेस हाई रेंट लेने के लिए किसानों पे दबाव बनाया। Peasants had to do beggar, they had no security of tenure and being evicted regularly, so no acquire right over the leased land। Peasants को बेगर का काम करना पड़ता था। बेगर का काम मतलब कि वो काम तो करते थे, दे वर्क बट विदाउट एनी पेमेंट। तो बेगर का मतलब यही होता है कि जिसमें लोग काम करते हैं और उनको कोई पेमेंट नहीं मिलता है, और उनको लगातार उनका कोई टेन्योर भी फिक्स नहीं था, उनको जमीन से लगातार बेदखल भी कर दिया जाता था, तो उन पर जमीन पर उनको कोई लीज का अधिकार भी नहीं होता था। The peasants movement demanded reduction of revenue, abolition of beggar and social boycott of oppressive landlords। अब पीजेंट मूवमेंट होने लगा तो इस पीजेंट मूवमेंट में लोग ये डिमांड करने लगे कि रेवेन्यू कम किया जाए, टैक्सेस को कम किया जाए, जो लैंडलॉर्ड्स और तालुकदार से हैं और जो ऑपरेसिव नेचर के हैं, अत्याचारी टाइप के हैं, उनको भी इस काम से बाहर कर दिया जाए। इन मेनी प्लेसेज नाई धोबी बंस वेर ऑर्गेनाइज, बहुत सारी जगहों पे नाई और धोबियों ने अपना काम करना छोड़ दिया, जिससे कि लोगों को परेशानी होने लगा, और खासकर अमीर लोगों को। इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू बिगेन गोइंग टू विलेजेस। बाय अक्टूबर 1920 अवध किसान सभा वाज सेटअप हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड अदर्स। बोला गया कि जून 1920 में, जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू अवध में भी और उसके आसपास के बहुत सारे विलेज में विजिट करना शुरू किए। अक्टूबर 1920 में जवाहरलाल नेहरू अवध गए, अवध की किसान सभा का अध्यक्षता किए, और साथ में उनके बाबा रामचंद्र और कुछ अन्य लोग भी शामिल थे। विद इन अ मंथ 300 ब्रांचेस सेटअप अक्रॉस रीजन। एक ही महीने के अंदर 300 से ज़्यादा ब्रांचेज उसके आसपास, अवध और उसके आसपास के क्षेत्रों में खुल गए। इससे उसकी पॉपुलैरिटी दिखती है कि कितना तेजी से अवध किसान सभा और उससे जुड़े किसान पॉपुलर होते चले गए। द पीजेंट्स मूवमेंट हाउएवर डेवलप इन फॉर्म दैट द कांग्रेस लीडरशिप वाज अनहैप्पी एज द non-cooperation movement spread in 1921. The houses of talukdars and merchants were attacked, bazaars were looted and hoarded grains were taken over। बोला गया कि जैसे जैसे ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का कॉल हुआ और उसके बाद अवध किसान सभा के किसान इसमें जुड़ने लगे, तो उनका रिएक्शन अलग अलग तरीके से था। अब बहुत जगहों पे तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स के घर को लूटा जाने लगा, उनका होर्डेड ग्रेन्स को जबरदस्ती लिया जाने लगा, बाजार को लूटा जाने लगा,
और ये सब कुछ र्यूमर्स ये फैलाया गया कि गांधी जी ने इस चीज का परमिशन दिया है। Rumors spread that Gandhiji has declared that no taxes to be paid. His name was being invoked to sanction all actions. हर एक तरह के एक्शंस में गांधी जी का नाम लिया जाने लगा कि गांधी जी ने ऐसा डिक्लेरेशन दिया है कि हम टैक्स नहीं देंगे, या हम इस तरह के एक्टिविटीज कर सकते हैं, हम बाजार लूट सकते हैं, हम ताल्लुकदार के और बाकी चीज़ों को गलत काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से गांधी जी का नाम इस र्यूमर में शामिल करके ये सारे गलत काम किए जाने लगे। Tribal people interpreted the message of Mahatma Gandhi and the idea of Swaraj in yet another way. अब हम लोग देखेंगे कि ट्राइबल पीपल किस तरीके से इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को देखे। In the Gudem Hill of Andhra Pradesh, a militant guerrilla movement spread in the early 1920s. This form of struggle was not approved by the Congress. एक गुरिल्ला वॉर का जिक्र होता है इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, वो भी आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में अर्ली 1920s में एक मिलिटेंट ग्रुप हुआ करता था गुडेम हिल में, और वो गोरिल्ला वारफेयर करता था। गोरिल्ला वारफेयर मतलब कि रात में छुपकर अटैक करता था। ये फॉर्म इस स्ट्रगल में अप्रूव नहीं था, कांग्रेस के थ्रू इसको अप्रूवल नहीं मिला था। द कॉलोनियल गवर्नमेंट हैड क्लोज्ड लार्ज फॉरेस्ट एरिया प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग ग्रेजिंग देयर कैटल्स एंड टू कलेक्ट फ्यूल वुड एंड फ्रूट्स वेजिटेबल्स और एनीथिंग। तो क्या हुआ कि फॉरेस्ट एक्ट आया, फॉरेस्ट एक्ट बनने के बाद फॉरेस्ट अब गवर्नमेंट कॉलोनियल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया। कॉलोनियल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आने के बाद क्या हुआ कि अब फॉरेस्ट में एंट्री परमिशन के साथ होने लगा। अब इस तरीके से नॉर्मल तरीके से जो पहले होता था कि कोई भी फॉरेस्ट में चला जाता था, वहाँ अपने जानवरों को ग्रेजिंग करा लेता था, फ्यूल वुड कलेक्ट कर लेता था, साथ में लौटते समय फ्रूट्स वेजिटेबल्स कंदमूल इत्यादि ये सब रूट्स जो भी चीज़ें उनके लिए इकोनॉमिक वैल्यू रखती थी, मॉनेटरी वैल्यू के लिए लगती थी, उन सभी चीज़ों को वो आसानी से पहले फ्री कलेक्ट कर सकते थे। लेकिन फॉरेस्ट एक्ट आ जाने के बाद अब ये कलेक्शन बंद हो गया। बंद हो जाने से सबसे बड़ा प्रभाव, सबसे बड़ा दबाव उस फॉरेस्ट के आसपास रहने वाले ट्राइबल पीपल यानी आदिवासी लोगों पे पड़ा। दिस enraged the hill people, their livelihood affected, their natural traditional right were being denied. इसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो ट्राइबल पीपल थे, आदिवासी लोग जंगलों में निर्भर थे, उनका लाइवलीहुड निर्भर था, वो वहीं के चीज़ों को कलेक्ट करते थे, उससे अपनी ज़रूरतें पूरी करते थे और साथ में उसको मार्केट में सेल करके कुछ पैसे भी अर्न करते थे। अब ये सब कुछ रुक गया, उनका लाइवलीहुड को एक्चुअली एकदम जीरो कर दिया गया। तो अब इससे वो नाराज़ हो गए। गवर्नमेंट बीइंग फोर्सिंग देम टू कंट्रीब्यूट बेगर फॉर रोड बिल्डिंग और रोड कंस्ट्रक्शन, द हिल पीपल रिवॉल्टेड। गवर्नमेंट चाहती थी कि ये हिल पीपल उनके लिए सड़क, वहाँ पे सड़क बनाए और बेगार करें। बेगार का मीनिंग हुआ, जो अभी हम बताए थे कि बेगार का मीनिंग हुआ कि वो वर्क करेंगे लेकिन उसके बदले उनको पेमेंट नहीं मिलेगा, बल्कि कुछ परमिशन के साथ उस फॉरेस्ट से कुछ कलेक्शन करने के लिए उनको मिल जाएगा। उस कलेक्शन में फ्यूल वुड हो सकता है, चाहे कुछ थोड़े बहुत फ्रूट्स वेजिटेबल हो सकते हैं। लेकिन इससे वहाँ के लोग नाराज़ हो गए, उन्होंने विद्रोह कर दिया। देयर लीडर वाज अल्लूरी सीताराम राजू। उनके लीडर का नाम अल्लूरी सीताराम राजू था। ठीक है। claimed that he had a variety of special powers. He could make correct astrological predictions and heal people, and he could survive even bullet shots, or he was an incarnation of God. अल्लूरी सीताराम राजू ये क्लेम करते थे कि वो बुलेट शॉट्स से भी बच सकते हैं, और वो गांधी टोपी पहनेंगे या बाकी लोग भी गांधी टोपी पहनेंगे तो बुलेट शॉट्स यानी कि गोली उनके शरीर पे काम नहीं करेगी, वो मरेंगे नहीं, जिंदा रहेंगे। वो लोगों को बीमार होने पे ठीक कर सकते हैं। वो एस्ट्रोलॉजिकल यानी कि ज्योतिषीय बातें कर सकते हैं, वो आगे का फ्यूचर का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और इस तरीके से वो खुद को क्लेम करते थे कि मैं सेकेंड इनकारनेशन ऑफ गॉड हूँ, यानी मैं भगवान का दूसरा रूप हूँ। He was inspired by the non-cooperation movement and Mahatma Gandhi. He persuaded people to wear khadi and give up drinking. वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और महात्मा गांधी से काफ़ी इंस्पायर्ड थे, और इस तरीके से वो खादी पहनने के लिए भी बाकी लोगों को जोर देते थे, और गिव अप ड्रिंकिंग भी किए, यानी कि अब शराब पीने के लिए वो मना करते थे कि शराब नहीं पीना चाहिए, गांधी जी मना किए हैं। But at the same time he asserted that India could be liberated only by the use of force, not non-violence. At the same time उनका ये भी मानना था कि इंडिया को लिबरेट कराने के लिए, इंडिया को फ्रीडम लेने के लिए नॉन वायलेंस से काम नहीं चलेगा, फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा, रिवॉल्ट करना पड़ेगा।
They attacked police stations, attempted to kill officials. Raju was captured and executed in 1924 and over time became a folk hero. बाद में उन लोगों ने पुलिस स्टेशंस पे अटैक किया, पुलिस ऑफिशियल्स को भी किल यानी मारने का कोशिश किया। उनके लीडर को बाद में अल्लूरी सीताराम राजू को अरेस्ट कर लिया गया और 1924 में उनको एग्जीक्यूट यानी कि फांसी की सजा दे दी गई। स्वराज इन द प्लांटेशन, अब हम लोग देखेंगे कि प्लांटेशन वर्कर्स, वहाँ पर जो किसान काम कर रहे थे प्लांटेशन में यानी टी गार्डन, कॉफ़ी गार्डन, इस समूह में, तो उन्होंने स्वराज को किस तरीके से इमेजिन किया, उनके लिए स्वराज का मीनिंग क्या था। Workers too had their own understanding about non-cooperation movement. The plantation workers in Assam, freedom meant the right to move freely in and out of the confined space in which they were enclosed. उनके लिए स्वराज का मतलब था कि स्वराज का मतलब या फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मीनिंग ये था कि अब वो लोग भी उस इनक्लोज्ड एरिया से, टी गार्डन से बाहर जा सकते हैं, अपनी मर्जी से जा सकते हैं और अपनी मर्जी से फिर वापस आ सकते हैं। They want to return to their villages under the Inland Immigration Act 1859. Plantation workers were not permitted to leave the tea garden without permission, or even they do not get any such type of permissions. तो इसमें बोला गया कि इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 बना हुआ था और इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 का मीनिंग ये था कि इसमें जो टी गार्डन में वर्कर्स थे वो उस कन्फाइंड एरिया में रहकर ही काम करेंगे और उनको बाहर जाने का परमिशन जब मिलेगा तभी जा सकते हैं और नॉर्मल कंडीशन में उनको परमिशन दिया भी नहीं जाता था। तो इस तरीके से उस टी गार्डन में काम करने वाले लोग एक्चुअली बंधुआ मजदूरी कर रहे थे। वहाँ पे वो कन्फाइंड एरिया में रेस्ट्रिक्टेड तरीके से रहते थे और वहाँ पर उनको काम करना पड़ता था और अपने विलेज नहीं जा सकते थे। When they heard about the non-cooperation movement, thousands of workers defied the authority, left the plantation and headed home, never reached their destination due to boycott, strike by a railway, road etc. जब उन लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, गांधी जी, स्वराज, इन सभी चीज़ों के बारे में सुना तो उनको लगा कि अब हम लोग के स्वतंत्रता का टाइम आ गया, हम लोग भी इस डिफाइड एरिया से, इस रेस्ट्रिक्टेड एरिया से जा सकते हैं बाहर और उनको रोकने वाला कोई नहीं है। उनके लिए फ्रीडम का मतलब था, उनके लिए स्वराज का या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मीनिंग था कि अब वो लोग भी फ्री हैं, फ्री टू मूव इन एंड आउट, वो वहाँ से जा सकते हैं या अपनी मर्जी से वापस आ सकते हैं। लेकिन इस तरीके से हजारों लोग वहाँ से निकल गए और अपने अपने विलेज के लिए, अपने डेस्टिनेशन के लिए जाने के लिए बाहर तैयारी करने लगे, लेकिन वो जा नहीं पाए क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से चारों तरफ बॉयकॉट हुआ था, बहिष्कार हो गया था। रोड्स पे भी सवारी गाड़ियां नहीं चल रही थी, रेलवे भी बंद था और इस तरीके से लोग उस एरिया से बाहर नहीं निकल पाए। उनको वापस पकड़ा गया। दे वेयर कॉट बाय द पुलिस एंड ब्रूटली बिटेन अप। पुलिस ने उनको पकड़ा, फिर उनको बहुत पिटाई की गई और उनको वापस उस कन्फाइंड एरिया में, टी गार्डन में वापस लाया गया। तो इस तरीके से दिखता है कि चाहे वो प्लांटेशन वर्कर्स की बात हो, चाहे वो इस गुडेम हिल के ट्राइबल्स की बात हो, या फिर अवध किसान सभा के पीजेंट्स की बात हो, तो या फिर मिडिल क्लास मेन टीचर्स, स्टूडेंट्स, हेडमास्टर्स, इन सभी की बात हो, सभी ने इस स्वराज का मीनिंग, इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मीनिंग, गांधी जी के मैसेज को सब ने डिफरेंटली तरीके से समझा, उसको रिएक्ट किया और सभी के लिए इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मीनिंग अलग था। इसमें कमी क्या थी? द विजन ऑफ दिस मूवमेंट, दीज वुमेन्स वेर नॉट डिफाइंड बाय द कांग्रेस। कांग्रेस ने इसका विजन डिक्लेयर नहीं किया था। दे इंटरप्रेटेड द टर्म स्वराज इन देयर ओन वे। सभी ने अपने अपने तरीके से उस स्वराज का मीनिंग को समझा। ट्राइबल चैंटेड गांधी जीज नेम्स एंड रेज्ड स्लोगन डिमांडिंग स्वतंत्र भारत। ट्राइबल पीपल ने गांधी जी का नाम लेकर, इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का नाम लेकर स्वतंत्र भारत के नाम की चैंटिंग की, यानी इसका नारा लगाया। इमोशनली रिलेटिंग टू एन ऑल इंडिया एजिटेशन, और इस तरीके से वो खुद को कांग्रेस से, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से, गांधी जी से, स्वराज से जोड़ के उस एक छोटे से एरिया से बाहर निकलकर एक इंडिया लेवल के एजिटेशन की कल्पना कर रहे थे, जो कि हुआ नहीं। सभी जगहों पर अलग अलग लिमिटेड एरिया में ये सारे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के चीज़ें या स्ट्रगल दब कर रह गए और इसके वजह से ऑल इंडिया लेवल का फ़ायदा नहीं मिला।
और इसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ।